वेलकम टू स्पेक्ट्रम गाइज। स्पेक्ट्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि बीपीएससी ने क्या किया है, 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है और जिनका 67 का रिजल्ट हो गया है उनके लिए ये बेस्ट लक है और वो मेंस की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन जो 67 के रिजल्ट जिनका नहीं आया होगा उनके लिए बैड न्यूज़ है। बट कहते हैं ना कि बैड के साथ कुछ गुड भी आता है। तो गुड न्यूज़ ये है उनके लिए कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 68 को लेकर के नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है से शुरू होगा, इसका डेट जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो कब होगा, एग्जाम फी क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। लंबे समय से ये कन्फ्यूजन था स्टूडेंट के बीच में, क्या बीपीएससी इस बार निगेटिव मार्किंग करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या होगा। इस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को जो है प्यार दीजिएगा। प्यार क्या देना है आपको, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट में जो है इसका ये एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, ये सवाल होगा। तो ये एप्लीकेशन जो है आपका 25/11/2022 से शुरू हो जाएगा, यानी आज से 2-3 दिन बाद से एप्लीकेशन जो है फिल होना शुरू हो जाएगा, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट इस एप्लीकेशन का जो रखा गया है वो 20/12/2022 तक रखा गया, यानी कि 5-6 दिन इसमें और 20 दिन का ये लगभग आपके पास 25-26 दिन का समय होगा इस एप्लीकेशन को 68 को फिल करने के लिए। तो जिस दिन आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा यानी 20/12/2022 को, उसी दिन आपको एनी हाउ पेमेंट कर देना होगा। अगर आप ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद 10 दिन का एक्स्ट्रा समय यानी 30/12/2022 तक का समय दिया गया है करेक्शन करने के लिए। अगर आप कोई गलती कर देते हैं फॉर्म डालते समय, आपके पास समय होगा 10 दिन का एक्स्ट्रा कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो एज पर शेड्यूल यानी जो बीपीएससी कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग होगा। तो बीपीएससी कैलेंडर में 12 फरवरी मेंशन किया गया है, बट बीपीएससी है कुछ भी कर सकता है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप ओवरऑल ध्यान में रखिए कि फरवरी जो आपके पास होगा पूरा फरवरी में एग्जाम हो सकता है। शुरू से अंत तक आप टारगेट लेकर चलिएगा, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो अगर फरवरी को हम मान करके भी चले तो फिर भी आपके पास 2 महीना प्रॉपर समय होगा। एक तो होगा आपके पास दिसंबर और दूसरा होगा जनवरी का महीना, यानी कि लगभग 60 दिन, 60 से ज्यादा दिन, क्योंकि इसमें भी 5-6 दिन बचे हुए हैं, 60 से ज्यादा दिन आपके पास होंगे बीपीएससी 68 को तैयारी करने के लिए। तो आप एक ध्यान रखिएगा, जो गलती आपने 67 के दौरान किया, जो भी आपका सेक्शन उस समय वीक था जिसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, उससे आप इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वीक हो, अगर आपको पता हो कि 67 में ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उससे प्रॉपर अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। फिर आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन फी को लेकर के। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो भी जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के बच्चे होंगे, अदर स्टेट दैट मींस ये होगा जैसे कि यूपी वाले बच्चे हो गए, एमपी वाले बच्चे हो गए, राजस्थान वाले बच्चे हो गए या उत्तराखंड वाले बच्चे हो गए, ये सारे इन कहा के जो भी कैंडिडेट होंगे वो अदर स्टेट में आएंगे तो उन्हें 600 रुपए पेड करना होगा। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, पीएच यानी कि जो भी दिव्यांग होंगे, जो भी विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 150 रुपए पेड करने होंगे। इसके अलावा देखते हैं फीमेल कैंडिडेट यानी जो भी महिला अभ्यर्थी होंगी उन्हें 150 रुपए पेड करना होगा। बट एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, ये महिला अभ्यर्थी वो होंगी जो बिहार डोमिसाइल होंगी, यानी कि जो बिहार की मूल निवासी होंगी, उसी महिला अभ्यर्थी को ही 150 रुपए पेड करना होगा। अदरवाइज किसी अदर स्टेट के जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान या उत्तराखंड के अगर फीमेल अभ्यर्थी या फीमेल कैंडिडेट है उन्हें भी 600 रुपए पेड करना होगा। यानी यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी के बिहार के बॉयज के जो बच्चे होंगे यानी जो लड़के होंगे उन्हें 600 रुपए पेड करना होगा, ठीक है। और ये जो अदर स्टेट आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, यहाँ गर्ल और बॉय दोनों को 600 रुपया पेड करना होगा। बात करते हैं एग्जाम पे जो फी करने का। तो पे द एग्जाम फी थ्रो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का आप यूज कर सकते हैं, या इससे ये आपके पास एक और ऑप्शन होता है ई चालान को लेकर के। तो आप जो है ई चालान भी से के माध्यम से भी पेड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है एज लिमिट। एज लिमिट को जो लास्ट डेट जो कट ऑफ रखा गया है वो 1/8/2022 रखा गया है, यानी 1/8/2022 तक आपका जो है जो भी रिक्वायरमेंट है एज को लेकर के वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो आपका 20 साल, 21 साल और 22 साल पोस्ट वाइज रखा गया है। इसकी चर्चा हम आगे देखेंगे कौन से पोस्ट के लिए कितना कितना एज जरूरी है कम से कम। फिर देखते हैं मैक्सिमम एज को लेकर के। तो मैक्सिमम एज अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 37 साल रखा गया है। फिर मैक्सिमम एज की बात करें फीमेल को लेकर के तो फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखा गया है। अब हम बात करते हैं अभी जो हमने कहा कि मिनिमम एज 20, 21 और 22 होगा पोस्ट वाइज, किस पोस्ट के लिए 20, किस पोस्ट के लिए 21 और किस पोस्ट के लिए 22, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभाग, पद और संवर्ग का नाम लिखा हुआ है, न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज लिखा हुआ है, अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज रखा हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम एज
ताकि जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आता उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखे हैं किस पुलिस उपाधीक्षक जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिला समादेष्टा ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और जिला अग्निशमन पदाधिकारी ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये जो तीनों जो आप पोस्ट देख रहे हैं इसके लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, कम से कम जो एज होना चाहिए वो आपका 20 साल होना चाहिए। और इसी पोस्ट के लिए हम अधिकतम एज की बात करें तो जो भी अनरिजर्व यानी अनारक्षित पुरुष होंगे, यानी जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 37 साल रखा गया है, और अनरिजर्व के जो महिला कैंडिडेट होंगी उनके लिए 40 साल रखा गया है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों होंगे उनके लिए भी 40 एज रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष रखा गया। फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं 21 वर्ष वालों के लिए। तो इसमें जो है प्रोबेशन पदाधिकारी ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ये परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, आपूर्ति निरीक्षक जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इन सारे पोस्ट के लिए आपको क्या एज होना चाहिए कम से कम, तो कम से कम आपके पास 21 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सारे पोस्ट के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। फिर से अभी जो मैंने पिछले बार में अभी थोड़ा देर पहले जो बताया है कि मैक्सिमम एज के लिए, तो अनरिजर्व के जो भी होंगे पुरुष उनके लिए 37 वर्ष, और महिला जो होंगी अनरिजर्व के उनके लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष पुरुष महिला दोनों के लिए, एवं SC ST कैटेगरी के जो भी पुरुष और मेल और फीमेल दोनों होंगे उनके लिए 42 वर्ष। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, सब में इक्वल है। जो भी चेंजिंग है वो मिनिमम एज को लेकर के है। फिर आगे देखते हैं कराधीक्षक विभाग जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत, अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग के अंतर्गत, अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है, श्रम अधीक्षक जो कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, नियोजन एवं जिला नियोजन पदाधिकारी जो कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, सहायक निबंधक सहयोग समिति ये सहकारी विभाग के अंतर्गत आता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये पद आता है, एक पदाधिकारी जो कि गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, बिहार शिक्षा सेवा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इन सारे पोस्ट के लिए कितना चाहिए आपको, मिनिमम एज 22 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज सेम वही अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष मेल के लिए, और महिला के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला जो भी हो उनके लिए 40 वर्ग, SC ST का जो भी हो फिर मेल फीमेल उनके लिए 42 वर्ग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं टोटल पोस्ट के लेकर के, यानी कि इस बार जो 68 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें टोटल पोस्ट क्या होगा। तो इसमें जिस बार टोटल पोस्ट रखा गया वो 281 रखा गया है। अब हम देखेंगे, देखिए ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ना 281, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि 281 होगा, क्लियरली जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सीट जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे ही सभी डिपार्टमेंट से अधिसूचित ना आ जाएगा, यानी कि क्या डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है या और कोई एक्स्ट्रा सीट खाली होगा तो उसके लिए भी इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 129 यानी 129 है। ओबीसी की बात करें तो 39 39 सीट रखा गया है। ईओबीसी की बात करें तो 38 सीट रखा गया है। ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 सीटें रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट, एससी के लिए 39 सीट है और एसटी के लिए 4 सीट है। और जब इसे आप पूरा को टोटल काउंट करेंगे तो 281 टोटल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी के लिए कितना सीट है। देन उसके बाद बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री पास्ड इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपको इसके लिए बैचलर डिग्री पास होना होगा या बैचलर डिग्री के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसमें आप पास हैं। भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आपको बैचलर या उसके इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर का कोई डिग्री होना चाहिए। अब जैसे कि आप अगर बात कर सकते हैं बीटेक वगैरह हो गया या आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है तो भी आपका हो जाएगा। ऐसे कोर्स जो बैचलर डिग्री की मान्यता देते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक पोस्ट का हमने भी चर्चा किया था, जिला अग्निशमन पदाधिकारी। तो स्पेशल इस पोस्ट के लिए थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिकी
तकनीकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए, आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो आपका साइंस होना चाहिए। यानी कि इसके लिए मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी कर रखा है या आपने अग्नि अभियंत्रण में किया है या इंजीनियरिंग में किया है या अंतरिकी ऑटोमोबाइल में किया है, तो अगर ऐसे आपके पास कोर्स है तो आप जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए अवेलेबल है, आप उसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं आरक्षण को लेकर के। ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ध्यान रखिए और उसे ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जब आप इसका फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें जो आपको आरक्षण का जो कॉलम दिखता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आप लिखते हैं अपना कैटेगरी और वहां पे आपको ये दावा करना होगा कि आप आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, कोई एससी या एसटी का कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप सीधी सी बात है ये एससी एसटी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फॉर्म डालते समय इन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये जो है एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जब एग्जाम हो जाएगा, यानी जब आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उस दौरान अगर ये कहते हैं कि हम अपना जाति सर्टिफिकेट रखते हैं, आरक्षण सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमें आरक्षण का लाभ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्म डालते समय ही दावा करना होगा कि आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में होगा। यानी मैंने जो अभी पहले बताया कि जो बिहार के मूल निवासी होंगे, अस्थायी निवासी होंगे, उन्हें ही जाति के नाम पे आरक्षण मिलेगा, जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा, ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। यानी फॉर्म डालते समय जो अस्थायी पता डालेंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, ठीक है, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, वही आपका आवेदन में जो आपका अस्थायी पता हो जाएगा, वही आपके आरक्षण के प्रोसेस के लिए आगे वही अप्लाई किया जाएगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब आप आरक्षण के लिए दावा करेंगे, जब आपको आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो वहां पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। ये साबित करना होगा कि आप फलाने जगह बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। यानी जो भी आउट ऑफ बिहार होंगे, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह, झारखंड वगैरह के, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें फाइट करना होगा जनरल कैटेगरी से सीट से। और ध्यान रखिएगा, जो भी अदर स्टेट के बच्चे आते हैं उनके लिए पहले से फिक्स रहता है कि जनरल कैटेगरी का 10% ही सीट में से उनको सीट मिलेगा, 10% से ज्यादा उन्हें नहीं मिलेगा। देन इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात की हम चर्चा करते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस बार बीपीएससी ने क्लियरली कहा है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में गलत अंक के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। यानी अब जो है, पहले आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं था, जितना क्वेश्चन आता था आप सबको टच कर देते थे, तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि अब आपके पास निगेटिव मार्किंग का जो है डंडा बीपीएससी ने चला दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस क्वेश्चन पे आपके पास कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को टच कीजिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि एक पाने के चक्कर में 4 अपना गलती करा के आ जाइए। तो यह इस बात का ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 68 में जो है निगेटिव मार्किंग को लागू कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका वीक पॉइंट क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।